हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हो? तो आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूं और आज लाया हूं मैं आपके लिए बायोलॉजी का मॉडल सेट में जो क्वेश्चन था। तो मैंने आपको फिजिक्स केमिस्ट्री करा दिया हूं, जो भी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है, और अब मैं बायो को करा रहा हूं। ठीक है, तो इसमें भी जो भी आपका मॉडल सेट में क्वेश्चन उसको मैं करा देता हूं। ठीक है, इसके बाद आपको इसी तरह से सवाल आपको मिलते रहेंगे। इसके बाद मैं आपको सोशल करवा दूंगा। ठीक है, सोशल, हिस्ट्री, फिजिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब सारा मैं सवाल करवा दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखो। आप चाहे किसी भी बोर्ड से हो यार, किसी भी बोर्ड से हो, सवाल आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं हिंदी में बता रहा हूँ तो हिंदी में देखिए, और हिंदी ही तो आपका बोर्ड का है। चलिए ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं सवाल। यहाँ पे क्या है, किण्वन क्या है। देखिए किण्वन क्या है या कहाँ होता है, इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, पहले पढ़ लो, समझ लो पहले इसी तरीके से। किण्वन क्या, ये कहाँ होता है? वह रासायनिक क्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव यानी कि ईस्ट शर्करा का अपूर्ण विघटन करके, है ना, अपूर्ण विघटन करके CO2 तथा एल्कोहल, एसिटिक अम्ल आदि का निर्माण करता है। ठीक है ना, यानी कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव जो होते हैं, जैसे कि ईस्ट हो गया, शर्करा का अपूर्ण विघटन करके और CO2, एल्कोहल तथा एसिटिक अम्ल का क्या करता है, निर्माण करता है, किण्वन कहलाता है। समझ में आ रहा? यह जो है कहाँ होता है, उदाहरण बोल रहा हूँ, कहाँ होता है? यह शराब, पावरोटी, बिस्कुट में पाया जाता है। शराब बनाने में, पावरोटी, बिस्कुट बनाने में किण्वन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्लियर है? इसका बोला जा रहा है कि कहाँ होता है, तो बता दिया यहाँ पे। तो मेन आपको इसको देखना है, मतलब सिंपल सब समझना कि एक रासायनिक क्रिया है जो सूक्ष्म जीव जो होता है, ईस्ट होता है, शर्करा का अपूर्ण विघटन करता है, तोड़ता है, और CO2, एल्कोहल, एसिटिक अम्ल क्या करता है, निर्माण करता है। उसको क्या बोलते हैं, किण्वन कहते हैं। चलिए ये सवाल हो गया। अब सवाल देखिए यहाँ पे है, सवाल देखो यहाँ पे क्या बोलता है। सवाल बोलता है क्या कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर बताइए। श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर बताना है। चलिए देखते हैं श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में अंतर क्या है जी। तो देखिए सवाल देखिए, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण यह पौधों और जंतुओं की प्रत्येक कोशिकाओं में होता है। श्वसन जो है पौधों और जंतुओं की प्रत्येक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, और प्रकाश संश्लेषण यह पौधों की उन कोशिकाओं में होता है जिनमें हरित लवक पाया जाता है। यानी कि जिन कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है उनमें प्रकाश संश्लेषण होता है, और पौधों और जंतुओं में जितना भी सारी कोशिकाएं सब में श्वसन, मूल रूप से सब में श्वसन होता है, लेकिन पौधों में जिनमें हरित लवक पाया जाता है, जिनकी क्लोरोफिल पाया जाता है, उनमें जो है प्रकाश संश्लेषण होता है। दूसरा है, यह एक अपचय क्रिया है ना, यह एक क्या है, अपचय क्रिया। श्वसन क्या है, अपचय क्रिया है, और प्रकाश संश्लेषण क्या है, उपचय क्रिया। याद रखेगा, अपचय उपचय याद रखिएगा। इसमें भोजन की कार्य निष्कासन होता है। इसमें जो है भोजन की ऊर्जा निष्कासित होता है, सॉरी, इसमें भोजन की ऊर्जा निष्कासित होता है। भोजन जो भोजन खाते हैं उससे एनर्जी मिलता है, लेकिन इसमें जो ऊर्जा का भोजन के रूप में संग्रहण होता है। इसमें क्या होता है, ऊर्जा का जो है भोजन के रूप में संग्रहित होता है इसमें। ठीक है, तो ये आपका 3 अंतर लिख देना है, 2 नंबर के लिए काफ़ी है। चलिए अभी आगे तो बहुत सारा सवाल हमको बाकी है, आपके लिए इतनी मेहनत से मैं लिखा हूँ तो बनता है। क्या बनता है पता है आपको, चल रहा क्या बनता है। चलो अगला सवाल देखो, पैरामीशियम में भोजन कैसे पहुंचता है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि पैरामीशियम में भोजन कैसे पहुंचता है। देखिए पैरामीशियम एक निश्चित आकार का होता है, मतलब पैरामीशियम को जो आकार होता है एकदम निश्चित कन्फर्म है, लेकिन अमीबा का आकार देखो कभी बढ़ते छोटा बड़ा होते रहता है, अलग अलग साइज का होते रहता है, लेकिन पैरामीशियम ऐसा नहीं होता है। पैरामीशियम एक निश्चित आकार का है। ठीक है, इसका शरीर प्रचलन अंगक सीलिया से ढका होता है, मतलब जो इसका जो शरीर, जो पैरामीशियम का जो शरीर ढका रहता है, एक प्रचलन अंगक सीलिया है, उसी से ढका रहता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है, जैसे कि हम लोग मुंह से खाते हैं, तो अमीबा में ऐसा नहीं होता। अमीबा में जिधर से मर्द उधर से हो जाता है, लेकिन जैसे जानवर, इंसान कोई भी हो, अपना उसका जो मुंह खाने का मुंह से खाता है। पैरामीशियम भी इसी तरह से जो भोजन अंतर्ग्रहण करता है तो वो भी एक निश्चित स्थान उसका होता है, वही से मतलब भोजन जो है अंतर्ग्रहण करता है। ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ से कर लेता है ना, भोजन अंतर्ग्रहण करने का उसका एक निश्चित स्थान होता है जो कोशिका मुख कहलाता है। और उसको क्या बोलते हैं, कोशिका मुख। देखो बच्चा, आप सब्जेक्टिव पढ़ोगे ना तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छटेगा एग्जाम में। पता है एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीच बीच से निकाल के दे रहा है आजकल, बहुत चालाक हो गया बोर्ड वाले, और आपको भी चालाक बनने की जरूरत है। ठीक है, तो देखिए जब सब्जेक्टिव पढ़ोगे तो इसका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा, तो ध्यान से आपको पढ़ने की जरूरत है। पैरामीशियम एक निश्चित आकार का होता है, शरीर का क्या होता है, देखो यहाँ पे सीलिया से ढका होता है, एक सीलिया प्रचलन अंगक है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण
पैरामीशियम में क्या होता है, भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, सवाल बनता है, भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, शरीर के एक निश्चित स्थान से होता है और उसको क्या बोलते हैं, कोशिका मुख। मतलब क्लियर कह सकते हैं कि पैरामीशियम जिस स्थान से भोजन करते हैं उसका नाम है कोशिका मुख। सीलिया से लगातार होने वाली गति भोजन कणों को कोशिका मुख की ओर ले जाती है। सीलिया से लगातार होने वाली गति जो होता है भोजन कणों को कहाँ ले जाते हैं, कोशिका मुख की ओर ले जाती है। ये सवाल है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। अब तो ये पूछने वाला कुछ सवाल कि जीवों के लिए पोषण क्यों जरूरी, नहीं खाएंगे तो कुछ होगा नहीं। लेकिन आपके मन में तो सवाल आ रहा है जी, बिल्कुल सर, कि नहीं खाएंगे नहीं करेंगे तो कुछ कैसे होगा, एनर्जी कैसे आएगा। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो अब इसको सिस्टमेटिक ढंग से कैसे लिखिएगा, एग्जाम में आ जाएगा तो ऐसे थोड़ी लिखिएगा, सजा के लिखना पड़ेगा, तब तो आपको मिलेगा नंबर। जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है। जीवों के लिए पोषण निम्न कारणों से अनिवार्य है। पहला, ऊर्जा उत्पादन के लिए। तो पॉइंट याद रखिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए। किस लिए, ऊर्जा उत्पादन के लिए। शरीर की जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब जैविक जो काम धाम करते हैं उन सभी के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। एवं जीवधारियों को यह ऊर्जा भोज्य पदार्थ से ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, ऑक्सीकरण से। तो क्लियर है, शरीर की जैविक क्रिया, शरीर के अंदर जो जैविक क्रिया हो रही है, बॉडी में अंदर जो क्रियाएं हो रही है, जैसे हम बोल रहे हैं तो बिना खाएं तो हम बोल भी नहीं पाएंगे, बिना पिए बोल नहीं पाएंगे। आपको पढ़ा रहा था, बिना खाए पिए तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो शरीर के जो जैविक क्रियाएं हैं उसके लिए एनर्जी आवश्यकता होती है। और एवं जीवधारियों को यह ऊर्जा कैसे प्राप्त होता है, भोजन खाने से। मतलब जो जीवधारी है, जो जीव जंतु है, उसको भोजन खाने से ऊर्जा प्राप्त होता है। तो पॉइंट याद रखें, ऊर्जा उत्पादन के लिए। अब ऊर्जा उत्पादन के लिए पोषण, जीवों के लिए पोषण की क्या जरूरत है, खाना खाएगा, भोजन करेगा। तो पॉइंट याद रखें, आप इसको लिख लीजिएगा, अपने से भी लिख सकते हैं। लेकिन पॉइंट याद रखिए, एक दो बार आपको पढ़ने की भी जरूरत पड़ेगी, तो पढ़िएगा तभी तो लिख पाइएगा ना। जो पढ़ता है वही तो गढ़ता है। शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए भी जरूरी है। शरीर की टूट फूट की मरम्मत के लिए भी पोषण कर सकता है। विभिन्न जैविक क्रियाओं में शरीर के ऊतकों की टूट फूट हो जाती है, इसकी मरम्मत के लिए पोषण कर सकता है। मतलब कहीं चोट लग गया, गिर गया, जख्म हो गया, घाव हो गया, तो इसकी पूर्ति के लिए आपको पोषण की आवश्यकता पड़ता है। खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, वसा खाते हैं, मतलब अलग अलग तरह से भोजन खाते हैं। उन शरीर के टूट फूट मरम्मत के लिए भी पोषण आवश्यक है। वृद्धि के लिए, मतलब समझ रहे हैं ना, बढ़ने के लिए नए जीव द्रव में नई कोशिकाएं बनती हैं, इनसे जीवों की वृद्धि होती है। मतलब कोशिका वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात आपकी वृद्धि होगी। जैसे कोई बच्चा, मान लीजिए कि इंसान पहले क्या होता है, बच्चा होता है और बच्चा से बड़ा होता है। कैसे बड़ा हो गया, उसमें उसकी बॉडी में जो कोशिकाएं हैं ना, कोशिकाएं वृद्धि होती है, और कोशिकाएं ही वृद्धि होता है तो आपकी उंगलियां जीरिठ हो जाती है, और मतलब छोटा रहता है फिर बड़ा हो जाता है। समझ रहे हैं ना, आपकी उंगली छोटी होती है और जब आप धीरे धीरे बड़ा होता है तो आपकी उंगलियां भी बड़ा होती जाती है। तो पता क्या चल रहा, कोशिका जो है वृद्धि होते जा रहा है। अब किसी को भोजन ही नहीं मिलेगा तो फिर उसे में सही से वृद्धि नहीं हो पाएगा, उल्टा पुल्टा होगा, नहीं होगा। ठीक है, कभी पैर पतला हो जाएगा, कभी हाथ मोटा हो जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, तो भोजन, सटीक भोजन, अगर संतुलित आहार लेते हैं तो आप एकदम मस्त रहेंगे। उपपचयी क्रियाओं के नियंत्रण के लिए भोजन को पचाने, उपपचय मतलब समझ रहे, पचाने, भोजन को पचाने तथा श्वसन आदि उपपचयी क्रियाओं में इसकी आवश्यकता पड़ता है। किसकी, पोषण की आवश्यकता पड़ता है। भोजन को पचाने, है ना, श्वसन आदि उपपचयी क्रियाओं के लिए भी क्या करता है, पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो याद करना कि पोषण अनिवार्य क्यों है। देखो ये सवाल तो लॉन्ग, 2 नंबर वाला सवाल में था, लेकिन लॉन्ग भी लग रहा, 5 में आएगा तो ऐसे लिख देना कि उत्पादन के लिए, शरीर की टूट फूट के लिए, वृद्धि के लिए और उपपचयी क्रियाओं के लिए। पॉइंट याद रखो डियर, और पॉइंट से आंसर को लिखने की कोशिश करना। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान रखें, जब आपका एग्जाम में लॉन्ग सवाल आ जाए ना, लॉन्ग, तो लॉन्ग सवाल को अगर सवाल पॉइंट वाइज है तो पॉइंट वाइज बनाने की कोशिश कीजिएगा, तो सवाल ज़्यादा इफेक्टिव आपका आंसर बनेगा। चलिए सवाल बोलता है, दीर्घ रोम क्या है, इसका क्या कार्य है। ठीक है, दीर्घ रोम क्या, इसका क्या कार्य है। दीर्घ रोम छोटी आंत, यानी कि क्षुद्रांत जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत, स्मॉल इंटेस्टाइन भी बोलते हैं, कि भीतरी दीवार पर कई उंगलियां जैसी परियोजनाएं होती पाई जाती है, और इन्हीं उंगलियों के अग्र भाग को दीर्घ रोम कहते हैं। सिंपल सी बात है कि जो आपके बॉडी में, हमारे बॉडी में जो छोटी आंत है, उसकी भीतरी दीवार पर जो है ना, कई छोटी छोटी जो है उंगलियां जैसी रचनाएं पाई जाती है, उंगली टप का। कहाँ पे, छोटी आंत के भीतरी दीवार पर, छोटी आंत के अंदर में जो दीवारें हैं, जो बनी हुई परतें हैं, उनके अंदर उंगलियां जैसी रचनाएं पाई जाती है, और इन्हीं उंगलियों के अग्र भाग, जो उंगली जैसी रचना बना हुआ है, तो उसके अग्र भाग को दीर्घ रोम कहते हैं, या तो इसको रसांकुर भी कहा जाता है। कार्य बोला तो कार्य लिखिए, या पचे हुए भोजन में मौजूद पोषक तत्व का अवशोषण करता है। कौन,
दीर्घरोम पचे हुए भोजन में जो पोषक तत्व है उसको क्या करता है, अवशोषण करता, ले लेता, लाओ हमको दो, ये प्रोटीन है दो हमको, ऐसे है ना। तो मतलब पचे हुए भोजन में जो भोजन पच गया उसमें जो पोषक तत्व है, प्रोटीन, कोई वसा ले जा रहा, कोई प्रोटीन ले जा रहा, कोई कार्बोहाइड्रेट ले जा रहा है ना, तो अलग अलग टाइप का ले जा रहा, उनके लिए क्या होता है, अवशोषण कर लेता है कौन, दीर्घरोम। या छोटी आंत के सतह को बढ़ाता है, और छोटी आंत की सतह को बढ़ाने में भी मदद करता है। क्लियर है। अब देखो बहुत ही मतलब मजेदार का सवाल है कि एथिलीन को फल पकाने वाला हार्मोन क्यों कहते हैं। एथिलीन होता है ना जी, फल पका, एक होता है एसिटिलीन भी होता है जी, ठीक है, एसिटिलीन भी होता है, याद रखिए एसिटिलीन भी होता है। तो एसिटिलीन होता है नेचुरली होता है, सॉरी हाँ, एसिटिलीन जो होता है ना वो आर्टिफिशियल होता है, मतलब मानव यूज करते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट तोड़ा और मार्केट में बेच दिया। लेकिन एथिलीन जो है ना वो फल में पकता है। तो आजकल फल में पका हुआ आम कभी खाए हैं, हमको तो नहीं लगता कोई खाए होंगे, जल्दी नसीब नहीं, कोई भी मतलब गिना चुना मिल जाए जो फल में, फल से पका हुआ तोड़ के आम कभी खाए हैं, या तो माली फल का बगीचा लगा हुआ है और वहीं पे गए दीजिए तो 1 किलो आम तो तोड़ के देगा, ऐसे खाए हैं। और अगर वो आम खा लेंगे ना तो आप पता है ओहो मतलब रस भरा है ना, ऐसा फल है। लेकिन क्या करता है मतलब बिजनेसमैन आदमी क्या करता है, फल को तोड़ता है और एसिटिलीन से पका लेता है। तो उसमें क्या होता है, कभी आगे पक गया तो पीछे कच्चा बन जाता है, ऐसे आधा अधूरा बनता है। लेकिन इथिलीन जो फल पकाने वाला हार्मोन ये नेचुरल है, ये पेड़ पौधे में होता है। जो फल है, जितना सारा फल है, मतलब आम ही को मत बोलो, जो भी फल है ना, जो भी फल पकता है इसको एथिलीन बोलते हैं। अब देखिए एथिलीन एक गैस के रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। कैसा, गैस के रूप में। सवाल आ सकता है कि इनमें से कौन सा हार्मोन गैस के रूप में पाया जाता है। एथिलीन या उच्च वर्ग के पौधों में पाया जाता है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में रहते हैं, यानी कि जो प्रतिकूल जो फल जिस परिस्थिति में होना चाहिए था, ठीक है, जिस परिस्थिति में होना वो उस परिस्थिति में होने वाले जो पौधे होंगे उस उच्च वर्ग में अत्यधिक पाया जाता है इथिलीन, ठीक है। यह पौधे के तने के अग्र भाग में बनता है। कहाँ बनता है, तने, पौधे के तने के अग्र भाग में बनता है, जो फल पकाने में सहायक है, जो फल पकाने में सहायक होगा, ठीक है, जो फल पकाने में सहायक है। अतः इस हार्मोन को फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। क्लियर सी बात है यार कि एथिलीन एक गैसीय हार्मोन है। यह जो उच्च वर्ग के पौधे में पाया जाता है, जो प्रतिकूल स्थितियों में, ये तो नहीं भी लिख सकते, प्रतिकूल चलेगा, जो उच्च वर्ग के पौधे में पाया जाता है या पौधे के तने के अग्र भाग में पाया जाता है, जो फल पकाने में सहायक होता है, मदद करता है। अतः इस फल को जो है इस हार्मोन को फल पकाने वाला हार्मोन कहा जाता है। अब एक सवाल है, प्रकाशानुवर्तन पढ़े होंगे। प्रकाशानुवर्तन क्या है, देखिए ऐसी क्रिया जिसमें पौधे के अंग प्रकाश की ओर गति करते हैं। मतलब सिंपल सा एक लाइन में अगर जवाब दिया जाए कि प्रकाशानुवर्तन क्या है, तो ऐसी क्रिया जिसमें पौधे के जो अंग है ना वो प्रकाश की ओर गति करे, प्रकाश की ओर बढ़ना शुरू कर, चल उधर चल, किधर, जिधर प्रकाश मिल रही। आप देखते होंगे पेड़ पौधा ऐसे होता है, ठीक है। इस प्रकार की गति तने के शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखती है। आप देखोगे गमला में पौधा रख दीजिए अंधेरा में और एक सुराख से लाइट छोड़ दीजिए, तो पता है तना हो या पत्ती हो उधर ये बढ़ने लगेगा। मतलब पता क्या चल रहा कि इस तरह की जो गति होती है ना वो तने के शीर्ष भाग यानी कि जो ऊपरी भाग है या तो फिर पत्तियों में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आप देख भी सकते हैं इसको। या तो एक कार्टून में पौधा को रोप दीजिए, है ना, एक गमला में रख के, गमला में पौधा रोप के कार्टून के अंदर पैक कर दीजिए और एक सुराख छोड़ दीजिए। कुछ दिन बाद देखिएगा क्या कि उस गमला के पौधा जो है ना पत्ती निकल रहा, सुराख से निकलते हुए बाहर निकल रहा। गाँव वगैरह में तो देखे करते होंगे आप लोग, ऐसे निकलता है, ठीक है। तो वो है क्या, वो जो है पत्तियों और शीर्ष भाग से स्पष्ट रूप से हमको दिखता है कि ये प्रकाश अनुवर्तन, मतलब प्रकाश की ओर बढ़ रहा। इस गति को क्या बोलते हैं, प्रकाश अनुवर्तन कहते हैं, ठीक है। इस तरह से गुरुत्वानुवर्तन मतलब गुरुत्व की ओर बढ़ेगा, मतलब जड़ें जो है गुरुत्व की ओर बढ़ेगा। जलानुवर्तन होता है, जड़ें जो है जल की ओर बढ़ता है ना। चलो इसके बाद सवाल अभी और है जो, माय गॉड बहुत सवाल है। चलो ये सवाल देखो, समजात अंग की परिभाषा दें और उदाहरण के साथ। देखिए जी, वातावरण में रहने वाले जंतुओं के कुछ अंग ऐसे भी हैं, वातावरण में रहने वाले जंतु के कुछ ऐसे भी अंग हैं जो संरचना और उत्पत्ति के दृष्टिकोण से तो एक है। मतलब संरचना उत्पत्ति सेम लगता है कि यार ये तो मेरे हाथ की तरह इसका हाथ है ना, लेकिन उसका जो है वातावरण के अनुसार विभिन्न विभिन्न कार्य करते हैं, मतलब उसका काम अलग है। मतलब कि पर्यावरण के अनुसार पर्यावरण में अनेक जंतु रहते हैं, ठीक है। कुछ अलग अलग अंग, कुछ अंग भिन्न भिन्न होते हैं। जंतुओं के कुछ अंग जो है ऐसे भी होते हैं जो संरचना
और संपत्ति के आधार पर तो दृष्टिकोण से समान होते हैं, लेकिन उनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन उनके कार्य क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ऐसे अंगों को क्या बोलते हैं, समजात अंग। जैसे सुने होंगे ना, मनुष्य का अग्रपाद, मनुष्य का हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, एग्जाम्पल है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ मेढक, मछली, पंछी, बिल्ली, मनुष्य। देखेंगे, अच्छा मेढक देखिए, मेढक का देखिएगा तो आगे वाला हाथ है, और बिल्ली का भी देखिए सेम सेम मिलेगा, लेकिन मेढक का बिल्ली का काम अलग है। बिल्ली पकड़ के खाता भी उस हाथ से, मेढक बेचारा कैसे खाएगा। पंछी वगैरह भी देखिए, उसका पंख जो रहता है ना, डेना वगैरह कुछ इस तरह से बहुत से पंछी है। मनुष्य भी देखेंगे हाथ, तो इस तरह से आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि मनुष्य का हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, मतलब कुत्ते का आगे वाला जो पैर होता है उसके हिसाब से। ठीक है, चलिए सवाल देखते हैं। सवाल क्या है, परागण क्या है उदाहरण सहित। ये लॉन्ग सवाल है, 5 नंबर वाला। परागण क्या है उदाहरण सहित बताइए। देखिए जी, पुंकेसर के परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर परागकणों के स्थानांतरण को परागण कहते हैं। सिंपल सी बात, मैं अभी फिगर दिखाऊंगा तुरंत समझ में आ जाएगा। पुंकेसर के परागकोश से, पुंकेसर के परागकोश से कहा, पुंकेसर होता है पुरुष वाला, पढ़े होंगे, पुरुष जनन तंत्र को बोलते हैं। मादा फूल में, पौधों में, या फूल बोलिए, फूल के पुरुष जनन तंत्र को पुंकेसर बोलते हैं, और मादा जनन तंत्र को क्या बोलते हैं, स्त्री केसर बोलते हैं, पौधों में या फूल में। तब पुंकेसर के परागकोश से निकलता है, परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे जाकर गिरता है। तो पुंकेसर में क्या पाया था, परागकोश, स्त्री केसर में क्या पाया था, वर्तिकाग्र। ये बात याद रखिए। तो पुंकेसर के परागकोश से निकलता है, और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर परागकण निकलता है। क्या निकलता है, परागकण निकलता है। पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकलता है, और स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर परागकण जाकर के क्या होता है, आज चला जाता है। तो ये क्रिया कहलाता है परागण। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। क्लियर है, मतलब पुष्प, जो नर पुष्प होता है ना, नर भी आप लिख सकते हैं, नर पुष्प के परागकोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर परागकणों के स्थानांतरण को परागण कहते हैं। या अपना लफ्ज भी अपने शब्द में बोल सकते हैं कि नर पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर चले जाना जो परागण कहलाता है। परागण कणों का यह स्थानांतरण तब एक ही फूल में अथवा एक ही पौधे के 2 फूल के बीच होता है। मतलब परागण जो है ना, या तो एक ही फूल के पौधे में होगा, जैसे एक फूल लगा हुआ है, ठीक है, एक पौधा लगा हुआ है, और एक क्या बोले, एक ही परागण का यह स्थान जब एक ही फूल में अथवा एक ही पौधे के 2 फूल में, है ना, या तो एक ही फूल में हो, या तो एक ही पौधे के दूसरा फूल हो, उसमें हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं, सौ परागण। क्या कहेंगे, सौ मतलब सौ में समझ रहे हैं, खुद से, मतलब एक पौधा है और उसमें जो फूल हो रहा ना, मतलब एक फूल यहाँ पे, एक फूल यहाँ पे। अभी मैं फोटो दिखा दूंगा, पिक्चर, तो आपको पता चलेगा। एक ही पौधा में, मतलब एक ही पौधा में पुंकेसर से स्त्री केसर पहुंच जाना, वो क्या कहलाता है, सौ परागण, मतलब खुद से। और सौ परागण करने वाले फूल अधिकतर आभाहीन तथा सफेद भी होते हैं। जब यह परागण क्रिया एक ही जाति के 2 अलग अलग पौधे के फूल के बीच होते हैं, मतलब जाति एक ही है, लेकिन एक पौधा से दूसरे पौधा में जाकर के क्या हो रहा, परागण क्रिया हो रहा। तो उस परागण क्रिया को क्या बोलेंगे, पर परागण। क्या बोलेंगे, पर परागण। परागण करने वाले फूल अधिकतर रंगीन तथा आकर्षक होते। देखो अब समझ में आ गया। यहाँ पे देखो, जो 100 परागण करता है, जो फूल 100 परागण करने वाले फूल अधिकतर कैसा होता है, आभाहीन या तो सफ़ेद, है ना, यानी कि सफ़ेद समझ रहे, सादा। 100 परागण जो खुद से अपने ही पौधे में ही 100 परागण कर रहा, अपने पौधे के पुंकेसर के परागकोश से परागकण निकल करके स्त्री केसर के क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र पर चला जाना अपने ही पौधे के फूल पे, तो उसको बोले 100 परागण। और वो कैसा, अक्सर सफ़ेद होता है। और पर परागण मतलब इस पौधे से उस पौधे में चला जाना, उसको बोले पर परागण। और इसका रंगीन हो, ये कैसा होता है, फूल करने वाले फूल अधिकतर रंगीन होता है। तो रंगीन फूल अगर देखोगे, है ना, अगर आप रंगीन फूल वाला पौधा देखोगे तो अक्सर रंगीन फूल वाला पौधा में पर परागण होता है, और सफ़ेद फूल वाला पौधा में, देखो क्या बोल रहा, सफ़ेद फूल वाला पौधा में 100 परागण होता है। तो ये बात याद रखें, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे फिगर बनाया हूँ, कैसा लग रहा, ठीक लग रहा, मैं अपने से बनाया हूँ, पता नहीं कैसा बना, बस यूँ ही बना दिया हूँ। देखिए तो ये देखो, यहाँ समझो, ये है, मान लेते हैं यहाँ पे, मैं आपको अंडरस्टैंड करता हूँ। यहाँ पे मान लें कि क्या बोलते हैं, पुंकेसर है, ठीक है, और ये है मान लें स्त्री केसर। तो इससे निकल करके यहाँ पे जा रहा, या तो यहाँ से जा रहा, ठीक है, कोई भी होगा, है ना, दिख रहा है आपको क्या, पुंकेसर कौन स्त्री केसर है। यहाँ से मान लें कि यहाँ पे आ गया, या यहाँ से, कैसे भी किसी माध्यम से किसी भी तरह से गिर के, टूट के, या तो फिर पंछियों के द्वारा यहाँ से यहाँ चल जाना। इसी पौधे का
परागकण जो है इस पौधे के, उसी पौधे के पराग फूल पे चल जाना, उसको बोलेंगे क्या, स्वपरागण। और अगर इस पौधे के परागकण निकल के दूसरे पौधे के पराग, या तो स्त्री केसर से निकला या पुंकेसर से निकला और स्त्री केसर पहुंच गया, है ना जी, पुंकेसर से निकला स्त्री केसर में पहुंच गया। तो एक ही पौधे में अगर परागकण एक ही पौधे के फूल पे स्थानांतरण हो रहा, अपने ही पौधे के फूल पे, मतलब स्वपरागण, स्व मतलब खुद, समझ में रहे। और जब एक पौधे से दूसरे पौधे में, मतलब जाति है कि सेम पौधा है, ये दोनों सेम ही पौधा है, आप जो समझ लो, जो भी पौधा समझ लो, लेकिन दोनों सेम पौधा है, लेकिन दोनों पौधा अलग अलग है। तो इस पौधा से निकला और इस पौधा में जाके टपक गया, तो क्या हो गया, पर परागण, मतलब डिपेंड। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ और भी लिखना है, अभी कुछ और लिखना है थोड़ा सा। पराग 5 नंबर का सवाल है बच्चे, 5 नंबर कैसे मिलेगा आपको। पर परागण के समय परागकणों का स्थानांतरण हवा द्वारा, पानी द्वारा अथवा कीटों द्वारा होता है। तो पर परागण समझ, जैसे जाहिर सी बात है, पर परागण क्या होता है, जाहिर सी बात, यहाँ पे फूल यहाँ इस पौधा में है और इस पौधा में जाना है, तो या तो हवा के द्वारा उड़ के चल जाएगा, या पानी के द्वारा, या कीट के द्वारा चल जाएगा। ठीक है, परागण के फूल में निषेचन क्रिया होती है। हाँ याद रखिए, परागण के फूल में निषेचन क्रिया होती है, जिसके उपरांत क्या होता है, बीज और फल बनते हैं। स्वपरागण को ऑटोगैमी और पर परागण को क्या बोलते हैं, पर परागण को एलोगैमी। याद रखिएगा, स्वपरागण को ऑटोगैमी, एकदम जो सवाल है ना इंपॉर्टेंट, उसको देखिए। स्वपरागण को ऑटो मतलब क्या होता है, खुद, ऑटोमेटिक, सुनेंगे, ऑटोमेटिक काम कर रहा, मतलब खुद से काम कर रहा। तो पर परागण को, स्वपरागण को ऑटोगैमी और पर परागण को एलोगैमी। बोलते एलो, कौन है रे, एलो, बोलते एलो आ गया, ये लो, मतलब देखो यहाँ से उड़ के यहाँ गया, तो ये बोल रहा कौन है ये, कौन आया, तो ये बोलेगा एलो, मतलब इधर से लो आ गया हो क्या। और ये खुद है, ये तो ऑटो है, ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक है, और यहाँ से एलो। तो आपको मैं याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ, इस तरह कुछ लफ्ज नहीं है, मैं थोड़ा सा इंटरटेनमेंट होगा, है ना। ऑटोगैमी मतलब ऑटोमेटिक, एलोगैमी, एलो मतलब क्या होगा, पर परागण। ओके, अगला सवाल आपका था कि तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए और समझाइए, तो आपको 5 नंबर मिलेगा। एक्चुअली मैं इसको रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ स्क्रीन से, क्योंकि ये सवाल मैं आपको पढ़ा दिया हूँ और इसका मेरे पास लिखा हुआ था, इसलिए मैं लिखना मुनासिब नहीं समझा। ठीक है, आप समझ लीजिए। देखिए, आपको मैं वीडियो बहुत अच्छी तरीके से मैं बोर्ड पे पढ़ाया था इसको, और बोर्ड पे ही बनाया था फिगर, उसी का फोटो खींचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, देखिए तंत्रिका तंत्र कितना आसान है। यहाँ पे देखिए स्टार फिश, एक स्टार टाइप का बना हुआ है, ये स्टार क्या होना है, एक स्टार बना हुआ है। और यहाँ पे छोटा छोटा जो निकला हुआ ना, इसको बोलते हैं डेंड्राइट। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। अब ये जो खाली जगह देख रहे हैं इतना बड़ा, ये क्या है, इसको बोलते हैं साइटोन। क्या बोलते हैं, पूरा भाग जो साइटोन कहलाता है, साइटोन। और छोटा जो बीच में क्या कहलाता है, केंद्रक कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं क्या है, ये जो आ रही जड़ें जो आ रही है, ये एक्सॉन है, और नीचे जो एक्सॉन बल्ब है, नीचे बहुत सारे यहाँ पे। तो इस तरह के बॉडी में बहुत सारे पाए थे। एक्चुअली तंत्रिका तंत्र होता क्या है, पहले समझ लो बात को, फिर उसके बाद मैं आपको लिखा हुआ समझा दूंगा। ठीक है, तंत्रिका तंत्र क्या होता है ना, जो आपके बॉडी में तुरंत कोई भी सूचनाएं जा रही है, तो तंत्रिका तंत्र की बदौलत से, अगर तंत्रिका तंत्र नहीं होता तो आप एकदम सुन हो जाते, सुन, कौन मार रहा, 2 झापड़ मार के चल जाता, कौन मार रहा है कुछ पता ही नहीं चलता। तो आपको पीछे से कोई टच भी करता है तो पता चलता है वो कौन था, थोड़ा सा कुछ महसूस होता है। ठीक है, या तो आपकी आंखें, आपकी जो आंखें, आप क्या समझते हैं, आपकी आंखें देख रही है, आपको दिमाग कौन बोल रहा, आप तो किसी को भी देखते हैं। आप कोई शहर चल जाओ और शहर में कोई अनजान व्यक्ति को देखते हैं तो क्या पहचान पाते हैं, नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि उसका फोटो दिमाग में नहीं बना हुआ है। और जब एक बार उस इंसान को देखते हैं तो आपके दिमाग में उसका फोटो बन जाता है, और जब दोबारा देखते हैं तो दिमाग के पास मैसेज आता है, ओ यही तो बनता है, तब आपको याद आता है। कभी कभी पागल देखेंगे, अपने माँ को भी नहीं पहचाना, लो बच्चे से उसको दूध पिलाया, बड़ा किया, बोला कौन है पता ही नहीं चल रहा, माँ को नहीं पहचाना, क्यों, क्योंकि तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर दिया। तो तंत्रिका तंत्र जो है, आप जो देख रहे हैं, जो भी आपके बॉडी में इंफॉर्मेशन जा रहा है, चाहे इंटरनल चाहे एक्सटर्नल हो इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो वो सभी इंटरनल इसी डेंड्राइट से कैच होता है, और साइटोन से होते हुए एक आवेग उत्पन्न होता है, विद्युत आवेश यहाँ पे उत्पन्न हो जाता है, और इस तरह से जो कनेक्टेड जो न्यूरॉन है ना, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र उसमें जाता है, और तब आपके पास मस्तिष्क में जाता है, तब आप इसको बोलते हैं, ओह अच्छा ये ऐसी बात है, ऐसी बात, तुरंत फटाफट, जरा भी टाइम भी नहीं लगता है। अब देखते हैं इसके बारे में, मैं आपको बता दिया था एक्चुअली इसके कार्य के बारे में, इसको जानना पड़ता है। ठीक है, देखिए न्यूरॉन की तंत्रिका तंत्र के कार्य। तंत्रिका तंत्र की रचना
तारे के आकार की होती है। कैसे होती है? तारे के आकार की होती है। इसी में अनेक डेंड्राइट्स होता है, ये मैं बताया था। तंत्रिका तंत्र की रचना कैसी होती है? तारे के आकार के होते हैं और अनेक जो है डेंड्राइट्स, तारे के आकार के होते हैं और अनेक डेंड्राइट्स होते हैं। ये डेंड्राइट्स क्या करते हैं? ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां बोलते हैं, किसको बोलते हैं? ज्ञानेंद्रियां मतलब चाहे चमड़ा से, चाहे नाक से, चाहे आंख से, चाहे कान से, चाहे मुंह से, है ना, जबान से। जबान पर लेते हैं नमक, ओ नमक लग रहा, तो आपके माइंड में, आपके मुंह ने बता रहा, आपका तंत्रिका तंत्र जो है ना, दिमाग को बताया, खबर दिया, तब तुरंत आपको बोला अच्छा अच्छा ये मीठा है, ये तीता है। ये पता क्यों चल रहा? अगर न्यूरॉन पता चल रहा। अगर न्यूरॉन खराब होता तो सोचो, आपको जितना तीता भी खिला दे कोई असर पड़ता? कुछ भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि पता नहीं चलता कि तीता क्या होता है। ठीक है, तो न्यूरॉन देखेंगे बच्चे लोग के, देखो छोटा जो बच्चा रहता है जी, अगर चूल्हा के पास जाएगा तो उसको नहीं पता कि चूल्हा के तवा जो है गर्म है कि ठंडा है, तुरंत हाथ रख देगा। लेकिन एक बार अगर उसको जल गया ना हाथ, दोबारा अरे बाप रे दूर से देख के भागेगा, ये क्या है यार, काला काला, यही हमको जला दिया था, ऐसे दिमाग में उसका फोटो बन गया, मतलब सूचनाएं उसके माइंड में चला गया। कैसे किया? तंत्रिका तंत्र है, तो तंत्रिका तंत्र सही रहने से ऐसा होता है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र ज्ञानेंद्रियों के द्वारा संवेदनाओं को, जो सूचनाएं हैं उसको एकत्र करते हैं और किसको देता है? साइटोन तक पहुंचाता है। ठीक है, साइटोन में जो संवेदना विद्युत जो है आवेश में, जो संवेदना साइटोन में पहुंचा है, विद्युत आवेश में क्या होता है? बदल जाता है विद्युत आवेश में, तभी तो करंट तुरंत फ्लो वहां से होगा। संवेदना एक्सॉन से होते हुए कहाँ जाता है? अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। एक्सॉन जो नीचे था ना, अंतिम सिरे तक पहुंचता है। एक्सॉन के अंत में, हाँ, एक्सॉन के अंत में यह आवेश एसिटल कोलिन जैसे रसायन का मोचन कराता है। यह सिनेप्टिक दरार को पार कर एक दूसरे तंत्रिका कोशिका में पहुंच जाता है। कौन सी दरार है? सिनेप्टिक दरार को पार करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तंत्रिका उत्तक आंतरिक संवेदना या उद्दीपन जैसे भूख, प्यास, तीर्ण, रोग, ये सब आपको कैसे महसूस होता है? तंत्रिका तंत्र के हिसाब से महसूस होता है, नहीं तो फिर पता नहीं चलता प्यास कब लगी, भूख कब लगी। बाह्य संवेदना जो है ग्रहण, सबको ग्रहण करता है और प्रेरित करता है, अतः संवेदना अंत में मस्तिष्क में क्या होती है? पहुंच जाती है। मतलब कि जो भी इंटरनल संवेदना हो या बाहरी संवेदना हो, तो ये सब तो भूख प्यास तो अंदर की बात है ना। आपको प्यास लग रही, भूख लगी तो आप जान रहे, लेकिन आपको कोई दो थप्पड़ मारा तो हम भी देख रहे हैं कौन मारा, लेकिन आप पहचानिएगा, ओ अच्छा मारा है, लगता दर्द हो रहा पीठ में, ऐसे। तो ये सब सूचना जो है ना मस्तिष्क तक पहुंच जाती है और ये सभी क्रियाएं सुचारू रूप से तब काम करती हैं। तभी ना आपको कोई मारता है तुरंत एक्शन लेते, तुरंत आँख कान लाल, दूध हवड़ा भी खींच देते हैं। कैसे? अगर आपका तंत्रिका तंत्र काम नहीं करता तो आपको मारे चाहे जो करे, आप तो चुपचाप से बैठे रहते हैं, है ना। ये देखो, इसको आप उतारना एकदम इजी है, बनाना एकदम आसान है। ठीक है, चलो ठीक, ओके। तो इस तरह से मैंने आपको करवा दिया है। अब ना आपका मॉडल पेपर का सोशल साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों हो गया। मैं इसको इसका मैं PDF भेज देता हूँ। जिसका सवाल आपको याद है अच्छी बात है, जिसका याद नहीं अपने कॉपी पर नोट कर लो डियर, है ना मेरे रसगुल्लो, मज़ा आ जाएगा। पूरा सवाल को याद कर लेना। इसके अलावा और भी मैं सवाल आपको, मैं फिजिक्स गेस सवाल दिया था ना, उसमें से बहुत सवाल आपको मिलेगा। और आपको मैं केमिस्ट्री, पहले इसको मैं खत्म करने दो, इसको अभी जो है ना सोशल खत्म करने दो, 4-5 दिन और लगेगा, सोशल खत्म करने दो। उसके बाद क्योंकि हमको देखो खुद से लिखना पड़ता है डियर, खुद से लिखना पड़ता है, 2 घंटा मुझे लिखने में जाता है, पता है आपको। तो उसके बाद मैं 5 दिन बाद आपको मैं पहले दे दूंगा, गेस दे दूंगा। ठीक है, जहां से क्वेश्चन मिलेगा आप याद कर लेना, और जहां तक पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको क्वेश्चन लेके दे दूंगा। एकदम मजेदार की तैयारी होगा यार, गर्दा छोड़ा दोगे, एकदम पानी में आग लगा दोगे तुम लोग। ठीक है, लेकिन सवाल याद होना चाहिए, मेहनत करना चाहिए जम के। अच्छा, जो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए। अच्छा, सब्सक्राइब क्यों करते हैं? क्योंकि अब मैं जब भी सवाल पढ़ाऊँ तो आपके पास मैसेज चल जाए, बेल आइकन दबा देना, तब आपके पास मैसेज आएगा। सुबह क्लास 6 बजे चलती है, 9 बजे चलती है, 12 बजे दिन में क्लास चलती है, आपका 3 बजे दिन में क्लास चलती है, 6:30 बजे शाम को रिवीजन क्लास और 9 बजे रात में मैथ क्लास। ठीक, तो आना मत भूलना। और हाँ, लाइक तो करके जाओ। ठीक है, लाइक किए बिना जाना मत, लाइक किए बिना जाना मत। ओके, चलो वीडियो को यहाँ ब्लास्ट करते हैं। बाय, डेट्स ऑल। अपना प्यारा सा कमेंट नीचे जरूर करना। ओके।